हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 23 जुलाई 2021 और 23 जुलाई 2021 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर करना न भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे तरफ से आने वाले पर डे का सुबह शाम का अपडेट्स आपको जल्द ही प्राप्त हो जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सामग्री विज्ञान के नेचर इंडेक्स के टॉप 50 में भारत का कौन सा संस्थान शामिल हुआ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि JNCASR। JNCASR मीन्स जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु को प्रतिष्ठित नेचर इंडेक्स द्वारा सामग्री विज्ञान में प्रगति के लिए दुनिया भर में सिर्फ 50 स्थानों में रखा गया है। सूची जिसमें चाइना से 18 संस्थान, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस से 12 और यूके से 2 संस्थान शामिल है। JNCASR को विश्वविद्यालयों और संस्थानों के विश्व स्तर पर 23वें स्थान पर अपनी 50 राइजिंग इंस्टीट्यूशन सूची के हिस्से के रूप में रखता है। सूची में केंद्र एकमात्र भारतीय संस्थान भी है और अन्य लोगों के साथ विशेषाधिकार साझा करता है, जैसे संघाई जियोटोंग विश्वविद्यालय जो पहले स्थान पर है, टेक्सास विश्वविद्यालय ऑस्टिन चौथे स्थान पर है, बर्कले विश्वविद्यालय 12वें स्थान पर है और विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज जो कि 27वें स्थान पर है। JNCASR के अध्यक्ष प्रोफेसर गिरधर यू कुलकर्णी जो एक सामग्री वैज्ञानिक भी हैं, इन्होंने केंद्र के मनोदशा को उल्लासपूर्वक बताया है, मतलब खुशी खुशी इन्होंने इस बात को जाहिर किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के बारे में जान लेते हैं। यह भारत के जाकुर बेंगलोर में स्थित एक बहुविषयक अनुसंधान संस्थान है। यह स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिला को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कछार जिला, यानी कि असम के कछार जिला को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार मिला है। कछार उपयुक्त कीर्ति जल्ली को कुछ दिन पहले पुष्टि निर्भर यानी पोषण पर निर्भर के लिए राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार मिला है, जो दीनाथपुर बगीचा के गांव में घरों में न्यूट्री गार्डन स्थापित करने के लिए परिवर्तन और विकास पर एक अभिसरण परियोजना है। यह गांव कछार जिले के कटिगोरा सर्कल में भारत बांग्लादेश के सीमा के पास है। इस परियोजना के बारे में जानते हैं। 140 लाभार्थियों के बीच सब्जियों, फलों और हर्बल के 30,000 पौधे वितरित किए गए हैं। परियोजना को लागू करने के लिए गांव के प्रत्येक परिवार को 75 मैन डेज का भुगतान भी किया गया था। मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को महामारी के दौरान आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षित करना और अपनी पोषण संबंधी जरूरतों के लिए पर्याप्त रूप से विकसित होना और अधिशेष को बाजारों में बेचना था। अब जान लेते हैं इस पुरस्कार के बारे में। स्कॉच पुरस्कार अवार्ड 2003 में स्थापित उन लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों को सलाम करता है जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हैं। अब चलते हैं, बात हुई कछार जिले यानी असम के बारे में, तो असम के बारे में जान लेते हैं। यह मैप में असम जो रेड कलर से यहाँ पर डिनोटेड है। असम की राजधानी दिसपुर है। जगदीश मुखी यहाँ का गवर्नर है। हिमंत बिस्वा शर्मा जी यहाँ का नए CM है। 14 लोकसभा सीटें हैं, 7 राज्यसभा सीटें हैं तथा 126 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क तथा मानस नेशनल पार्क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो दोस्तों ये पहले जान लेते हैं कि हाल ही में कुछ दिन पहले हैती के पूर्व प्रधानमंत्री की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। वहीं पर औपचारिक रूप से एरियल हेनरी को नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया है।
यही इमेज में एरियल हेनरी ने औपचारिक रूप से हैती के प्रधानमंत्री पद का ग्रहण किया है। उन्होंने राजधानी पोर्ट और प्रिंस में एक समारोह में पश्चिमी गोलार्ध के सबसे गरीब राष्ट्र के नेता की भूमिका ग्रहण की है। 7 जुलाई की तड़के अपने आवास पर राष्ट्रपति जोनेवेल मोइस की हत्या के बाद से अराजकता के कगार पर एक देश को अस्थिर करने के प्रयास में हेनरी को एक नई सरकार के प्रमुख के रूप में स्थापित किया गया था। हेनरी के शपथ ग्रहण को मोइस द्वारा उनकी मृत्यु के कुछ दिन पहले इस पद पर नामित किया गया था कि इनको कई हार्टियन द्वारा मांग के अनुसार चुनाव कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया था। अब चलते हैं, बात हुई हैती के बारे में तो जान लेते हैं हैती के बारे में। हैती की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है। यहाँ का मुद्रा है हार्टियन गुड तथा यह उत्तरी महाद्वीप में पड़ता है, कैरिबियन कंट्री। यह कैरिबियन कंट्री उत्तरी महाद्वीप में पड़ता है। यह है मैप में एक छोटा सा देश, देखिए यहाँ पर कैरिबियन कंट्री पड़ता है, इसमें कैरिबियन में एक छोटा सा देखिए यहाँ हरा से डिनोटेड है, यह छोटा सा देश हैती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आकाश एनजी का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि डीआरडीओ। डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। आकाश मिसाइल प्रणाली को हैदराबाद में डीआरडीओ की प्रयोगशाला द्वारा प्रमुख रक्षा अनुसंधान संगठन के अन्य विंग के सहयोग से विकसित किया गया है। आकाश एनजी हथियार प्रणाली एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो लगभग 60 किलोमीटर दूरी की लक्ष्य पर हमला कर सकती है और 2.5 मैक तक की गति की उड़ान भर सकती है। उड़ान के आंकड़ों ने मिसाइल परीक्षण के सफलता की पुष्टि की है। डीआरडीओ ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, रडार और टेलीमेट्री जैसे कई निगरानी तंत्र तैनात किए हैं। अब बात हुई है डीआरडीओ के बारे में, तो डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ भारत सरकार की रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत प्रमुख एक एजेंसी है। सेना के अनुसंधान और विकास के साथ जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका संगठन 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन के साथ तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और भारतीय आयुध कारखानों के तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय के विलय से हुआ था। इसके बाद रक्षा मंत्रालय ने प्रशासनिक नियंत्रण में सीधे समूह ए अधिकारियों या वैज्ञानिकों की सेवा के रूप में 1979 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा डीआरडीएस का गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली डीआरडीओ भवन में है तथा इसके कई सब्सिडरीज है, जैसे कि गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट के सब्सिडरीज है। इसके द्वारा कई एयरक्राफ्ट डिजाइन किया गया है, जैसे अवतार, डीआरडीओ लक्ष्य, डीआरडीओ निशांत। एक प्रकार का गवर्नमेंट एजेंसी है डीआरडीओ, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनएचएआई के अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि अरमाने गिरधर। यह इमेज में अरमाने गिरधर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मोर्च के सचिव अरमाने गिरधर को, जो कि एक आईएएस है, इन्हें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एनएचएआई के वर्तमान अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू को उत्तराखंड का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने अक्टूबर 2019 में एनएचएआई चेयरमैन के रूप में भार संभाला है। बात हुई है एनएचएआई यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बारे में, तो उसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। यह भारत सरकार के जुरिडिक्शन में आता है तथा इसका चेयरपर्सन है सुखबीर सिंह संधू। एनएचएआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह एक गवर्नमेंट एजेंसी है। इसका वेबसाइट है nhi.gov.in। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जल्द ही कौन हुजूराबाद से तेलंगाना दलित बंधु का शुभारंभ करेंगे? तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो कि के चंद्रशेखर राव जी है, जल्द ही यह हुजूराबाद से तेलंगाना दलित बंधु का शुभारंभ करेंगे। यह के चंद्रशेखर राव जो हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र के पायलट आधार पर अपनी सरकार की नई दलित सशक्तिकरण योजना
अब दलित बंधु नाम से लॉन्च करेंगे। जिस योजना को दलित अधिकारिता योजना कहा जाना था उसका नाम बदलकर अब दलित बंधु योजना कर दिया गया है। योजना के तहत पात्र दलित परिवार को सीधे उसके खाते में 10 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे। स्वीकृत राशि पात्र ग्राहकों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। अब बात हुई है तेलंगाना के बारे में, तो चलते हैं तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। यह है मैप में तेलंगाना, इसकी राजधानी है हैदराबाद। राज्यपाल ने यहाँ का है तामिलसलाई सौंदरराजन के चंद्रशेखर राव यहाँ का सीएम है, जो हमने पीछे आपको इमेज उनका दिखाया। 17 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, 7 राज्यसभा सीटें हैं, 119 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर विधान परिषद की भी सीटें है जिसकी संख्या कुल 40 है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है मृगावनी नेशनल पार्क तथा महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में किसके साथ मिलकर आईसीआईसीआई बैंक एचपीसीएल सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि एचपीसीएल। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा आईसीआईसी बैंक ने मिलकर एक नए आईसीआईसीआई बैंक एचपीसीएल सुपर सेवर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है ताकि उपयोगकर्ताओं को एक में कई क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के लिए लाभ और रिवार्ड पॉइंट मिल सके। नाम आईसीआईसीआई बैंक एचपीसीएल सुपर क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को ईंधन के साथ साथ बिजली और मोबाइल डिपार्टमेंट जैसे स्टोर, बिग बाजार और डी मार्ट और ई कॉमर्स पोर्टल दूसरे के बीच में अन्य श्रेणियों में अपने दैनिक खर्चों पर सर्वश्रेष्ठ इन क्लास यानी बेस्ट इन क्लास पुरस्कार और लाभ प्रदान करता है। वीजा द्वारा संचालित कार्ड अपने साथियों के बीच अद्वितीय है, जो आमतौर पर केवल एक श्रेणी के खर्च पर लाभ प्रदान करता है। अब बात हुई है आईसीआईसी तथा एचपीसीएल के बारे में, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। एचपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस निगम की एक सहायक कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी पीएसयू के बीच भारत में इसकी 25% बाजार हिस्सेदारी है और साथ में एक मजबूत विपणन बुनियादी ढांचा भी है। इसकी मूल कंपनी ओएनजीसी है जिसके पास कंपनी में बहुलांश हिस्सेदारी है। कंपनी 2016 तक दुनिया के सबसे बड़े निगमों की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 367वें स्थान पर है। एचपीसीएल को मार्च 2019 में निफ्टी 50 इंडेक्स से हटा दिया गया था। 24 अक्टूबर 2019 को कंपनी महारत्न पीएसयू बन गई। अब चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक के बारे में जान लेते हैं तथा और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ का सीईओ तथा चेयरपर्सन है मुकेश कुमार सुराना, जो कि 1 अप्रैल 2016 से अपने पद पर कार्यरत हैं। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजर तो हम लोग जान ही लिए ओएनजीसी है यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब आईसीआईसी बैंक के बारे में जान लेते हैं। यह एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जिसके अभी वर्तमान में सीईओ संदीप बख्शी जी हैं। इसका हेडक्वार्टर वडोदरा में है और फाउंडर इसका है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जून 1994 को वडोदरा में की गई थी। अभी वर्तमान में इसका एम्प्लॉयज है लगभग 97,354, जो कि 2020 के आंकड़ों के अनुसार है। यहाँ पर इसके कई सब्सिडरी है जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड तथा और इसके कई सब्सिडरीज हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में उर्मिल कुमार थपलियाल का निधन हो गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अब एक अभिनेता भी थे तथा साहित्यकार भी थे, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन सी A1B दोनों। यही इमेज में उर्मिल कुमार थलियापाल एक वयोवृद्ध अभिनेता भी हैं। प्रसिद्ध रंगमंच व्यक्तित्व और साहित्यकार उर्मिल कुमार थपलियाल का निधन हो गया है। थपलियाल ने अपने पूरे जीवन में नौटंकी के पुनरुद्धार और रंगमंच के लोकप्रिय बनाने के लिए काम किया है। वयोवृद्ध राज्य की राजधानी के 50 वर्षीय लोकप्रिय थिएटर समूह दर्पण से जुड़े थे। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी लंबी पारी खेली है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने पैसलो डिजिटल को अपना राष्ट्रीय कॉर्पोरेट व्यापार संवाददाता चुना है? तो इसका सही आंसर है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसोक के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन के लिए बैंक के राष्ट्रीय कॉर्पोरेट व्यापार संवाददाता के रूप में पैसलो डिजिटल का चयन किया है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट और अन्य औपचारिकताओं पर जल्द ही हस्ताक्षर किए जाएंगे।
फैसलों भारत की 365 मिलियन असंबद्ध आबादी हेतु 8 लाख करोड़ रुपए की छोटे टिकट ऋण के बाजार अवसर का दोहन कर रहा है। अब चलते हैं, बात हुई एसबीआई के बारे में, तो एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। फैसलों डिजिटल के बारे में पहले जान लेते हैं। फैसलों डिजिटल लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर जमा लेने वाली एनबीएफसी है। कंपनी को वर्ष 1992 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। वर्ष 1995 में खुद को एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित किया और वर्ष 1996 में इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ के माध्यम से सूचीबद्ध हुई। वर्तमान में कंपनी एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध है। जान लेते हैं अब एसबीआई के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत के एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और वित्तीय सेवा संवैधानिक निकाय है, जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। एसबीआई दुनिया का 43वां सबसे बड़ा बैंक है और 2020 की दुनिया में सबसे बड़े निगमों की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 221वें स्थान पर है। इस सूची में एकमात्र भारतीय बैंक है। यह सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और भारत में सबसे बड़ा बैंक है, जिसमें संपत्ति के हिसाब से 23% बाजार हिस्सेदारी और कुल ऋण और जमा आय का 25% हिस्सेदारी है। यह लगभग 2,50,000 कर्मचारियों के साथ भारत में 5वां सबसे बड़ा नियोक्ता भी है। इसके अभी वर्तमान में चेयरपर्सन दिनेश कुमार खरा है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर तो मुंबई में हम लोग जान ही लिए। यह एक फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेरू देश में राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है यानी कि पेड्रो कैस्ट्रिलो। ग्रामीण शिक्षक राजनीतिक नौसिखिए पेड्रो कैस्ट्रिलो ने 40 वर्षों में देश की सबसे लंबी चुनाव गिनती के बाद पेरू के राष्ट्रपति चुनाव के विजेता बने हैं। यानी यहाँ पर 40 वर्षों में इस पिछले 40 वर्षों में देश में सबसे बड़ा लंबा चुनाव गिनती चला है। उसके बाद मतलब 40 वर्षों में ऐसा लंबा गिनती एक बार भी नहीं चली थी, लेकिन इस चुनाव में इतनी लंबी चुनाव गिनती हुई है जिसमें 40 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया है। कैस्टिलो जिनके समर्थकों में पेरू के गरीब और ग्रामीण नागरिक शामिल थे, इन्होंने दक्षिणपंथी राजनेता किको फुजिमिरो को सिर्फ 44,000 मतों से हरा दिया है। जब दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में अफवाह चुनाव होने से एक महीने के अधिक समय बाद चुनावी अधिकारियों ने अंतिम आधिकारिक परिणाम जारी किए हैं। दुनिया के दूसरे सबसे तांबा उत्पादक पेरू की अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस महामारी ने कुचल दिया है, जिससे गरीबी और स्तर लगभग 1/3 आबादी तक बढ़ गया है और एक दशक के लाभ को समाप्त कर दिया है। एक दशक के पूरे लाभ को ही यह समाप्त कर दिया है। अब जान लेते हैं पेरू के राजधानी तथा मुद्रा के बारे में। पेरू की राजधानी लिमा है। यह एक साउथ अमेरिका में बसा हुआ एक देश है। इसकी करेंसी यहाँ का सोल है। यह पेरू जो कि हरा कलर से डिनोटेड है, यह एक साउथ अमेरिका में बसा हुआ देश। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने वेतन खातों के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कोटक महिंद्रा बैंक। भारतीय नौसेना ने कोटक महिंद्रा के साथ अपने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन खातों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बैंक कथित तौर पर भारतीय नौसेना को विशेष वेतन खाता लाभ प्रदान करेगा, जैसे कि बढ़ा हुआ मानार्थ, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर, बच्चों के लिए विशेष शिक्षा लाभ और अतिरिक्त बालिका लाभ, आकर्षक दरें और व्यक्तिगत ऋण, गृह ऋण और कार ऋण पर 0 प्रोसेसिंग फीस। अब बात हुई है कोटक महिंद्रा बैंक और भारतीय नौसेना के बारे में, तो इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ अभी वर्तमान में उदय कोटक जी हैं। इसके फाउंडर भी उदय कोटक जी हैं। इसके हेडक्वार्टर मुंबई में है तथा इसकी स्थापना फरवरी 2003 में हुई थी। अब नौसेना के बारे में बात हुई है, नहीं भारतीय नौसेना के बारे में, तो भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की नौसेना शाखा है। भारत की राष्ट्रपति भारतीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर है। नौसेना अध्यक्ष एक 4 सितारा एडमायरल नौसेना की कमान संभालता है। नौसेना का प्राथमिक उद्देश्य देश की समुद्री सीमाओं का रक्षा करना है और संघ के अन्य सशस्त्र बलों के साथ मिलकर युद्ध और शांति दोनों में भारत के क्षेत्र, लोगों या समुदाय हितों के खिलाफ किसी भी खतरे या आक्रमण को रोकने या हराने के लिए कार्य करना है। संयुक्त अभ्यास, सद्भावना यात्राओं और मानवीय मिशनों के माध्यम से आपदा राहत सहित भारतीय नौसेना राष्ट्र के बीच
द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देती है। अब चलते हैं और कुछ जान लेते हैं इंडियन नेवी के बारे में। यह भारत का एक आर्म्ड फोर्सेज है, तो हम लोग जान ही लिए। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में वाइस एडमायरल जी अशोक कुमार जी पदस्थापित हैं। वाइस एडमायरल के रूप में रवनीत सिंह जी हैं तथा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में एडमायरल करमवीर सिंह जी हैं। कमांडर इन चीफ के रूप में भारत के राष्ट्रपति यानी रामनाथ कोविंद जी यहाँ का है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए 2032 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल के लिए वोट में किस देश को मेजबानकर्ता के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 2032 का अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल के लिए मेजबान जगह चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए ऑस्ट्रेलियाई के ब्रिस्बेन शहर को मेजबान के रूप में चुना गया है। ब्रिस्बेन 1956 में, मेलबर्न और 2000 में सिडनी के बाद ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला तीसरा ऑस्ट्रेलियाई शहर बन गया है। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया 3 अलग अलग शहरों में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मंचन करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का एकमात्र दूसरा देश बन जाएगा। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ओशनिया में स्थित एक देश ऑस्ट्रेलिया जो यह एक कॉन्टिनेंट भी है, इसकी राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ का करेंसी है। यह है वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया। अब तथा बात हुई है आईओसी के बारे में, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में जान लेते हैं। यह एक स्पोर्ट एसोसिएशन है जिसके अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है थॉमस बैच। इसका यहाँ का ऑनररी प्रेसिडेंट है जैकब रॉग। डायरेक्टर जनरल यहाँ का है सीडी केपर तथा इसकी हेडक्वार्टर है ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। इसके फाउंडर्स थे पीडी कोबेटियन तथा डेमेट्रियस वेक्लस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी विकसित MP-8GM का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किसने किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि डीआरडीओ। डीआरडीओ ने अपनी न्यूनतम सीमा के लिए स्वदेशी रूप से विकसित तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MP-8GM का सफलतापूर्वक उड़ान किया है। मिसाइल को एक थर्मल साइट के साथ एकीकृत कर मानव पोर्टेबल लॉन्चर के साथ लॉन्च किया गया था और सभी मिसाइल उद्देश्यों को पूरा किया गया था। अब चलते हैं डीआरडीओ के बारे में, तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में जाने, आप वहां पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा तथा यहाँ पर भी रिवाइज कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन तथा संबोधन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने मुख्य अतिथि के रूप में विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन और संबोधित किया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। शिखर सम्मेलन का आयोजन सोनीपत हरियाणा में स्थित ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था। शिखर सम्मेलन का विषय रहा है भविष्य के विश्वविद्यालय संस्थागत लचीलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक प्रभाव का निर्माण यानी यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्यूचर, बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल रिसाइलेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट। विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 ने 150 से अधिक विचारशील नेताओं को एक साथ लाने के लिए एक मंच प्रदान किया ताकि उन तरीकों पर विचार विमर्श किया जा सके जिससे उच्च शिक्षा संस्थान संस्थागत लचीलापन, समझदारी, सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक प्रभाव के प्रति अपनी दृष्टि और प्रतिबद्धता को मजबूत कर सके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट से किसे बाहर निकाल दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी लिवरपूल को। तो हाल ही में कल ही के दिन लिवरपूल को यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट से बाहर निकाल दिया है। यह है लिवरपूल का नज़ारा, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। यह है लेटेस्ट न्यूज जिसमें निकाल दिया, उसमें कारण बता दिया गया है। अब जान लेते हैं लिवरपूल एक
इंग्लैंड में एक सिटी शहर है जहां पर एक लिवरपूल उत्तरी पश्चिमी इंग्लैंड में एक समुद्री शहर है जहां मर्सी नदी आयरिश सागर से मिलती है। 18वीं से 20वीं सदी की शुरुआत तक एक प्रमुख व्यापार और प्रवासन बंदरगाह या प्रसिद्ध रूप से द बिल्ड्स का गृह नगर भी है। लिवरपूल का कुल एरिया 111.8 किलोमीटर स्क्वायर है तथा इसका पॉपुलेशन है यहां पर का 4.97 लाख। अब चलते हैं कल के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था, हाल ही में सरकार ने पेंशन फंड प्रबंधन में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर किस राशि तक अधिसूचित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 74%। अब आपके लिए आज के लिए क्वेश्चन है, कौन से देश अब आईसीसी में इसके नए सदस्यों के रूप में शामिल हो गए हैं? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप जिसे जो भी क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए मिले, आप उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देने का ट्राई जरूर करें। चलिए तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी के सभी अपडेट्स आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले ताकि इसका पीडीएफ आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल मिल जाए। चलिए तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।